आदरणीय अधिकारीगण और स्वयंसेवक मित्रों, परम पूजनीय गुरु जी की स्मृति में यह व्याख्यानमाला अनेक वर्षों से आयोजित की जा रही है और जिस महापुरुष की याद में जब व्याख्यानमाला है उसी के कारण शायद इस व्याख्यानमाला का महत्व और बढ़ गया है। इस व्याख्यानमाला में प्रबुद्ध विद्वानों को बुलाना चाहिए, लेकिन न्यास ने इस बार मुझे बुलाया है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि ऐसी महत्वपूर्ण व्याख्यानमाला के लिए मुझे भी आपसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया है। परम पूज्य गुरु जी दरअसल डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो एक नई धारा प्रवाहित की थी 1925 में, उसकी निरंतरता में ही उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। कई बार बहुत से मित्र मुझे पूछते हैं कि वो ऐसी कौन सी धारा थी जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू की थी। आज का जो व्याख्यानमाला का विषय है कहीं न कहीं दाएं बाएं से उससे जुड़ा हुआ है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र को बचाना, राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा करना और राष्ट्र बार बार पद दलित क्यों होता है, इसकी जिसको डॉक्टर लोग आजकल कहते हैं ना कि डायग्नोज करके उसके बाद उसकी दवाई तैयार करना। जिन दिनों सभी लोग इस आपाधापी में लगे हुए थे, जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे शक है जो लोग कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं वो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कोई वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ रहे। उन दिनों डॉक्टर हेडगेवार जी ने वह वैचारिक लड़ाई शुरू की थी ताकि इस देश का अस्तित्व बचा रहे। प्रिय मित्रों, आज उसी विषय पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा है और आज का वक्तव्य तो शायद लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी जी का होने वाला था। चतुर्वेदी जी कुछ स्वस्थ गड़बड़ होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन अब मैं चतुर्वेदी जी के स्थान पर खड़ा हूं तो मैं अंदाजा लगा रहा था कि चतुर्वेदी जी क्या बोलते हैं, ताकि कम से कम 2-4% वही मैं भी रिपीट कर सकूं। वो आर्मी के आदमी थे, तो आर्मी का व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की जिस प्रकार की चिंता करता है उसी प्रकार की चिंता करते हैं। लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय कि अनेक आयाम है, जिसको हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल है। एक है भौगोलिक सुरक्षा, दूसरी है राजनैतिक सुरक्षा, तीसरी है सांस्कृतिक सुरक्षा, चौथी है आर्थिक सुरक्षा। सबको मिलाकर राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है। लेकिन इसमें एक और प्रश्न पैदा होता है भाई, कि हम इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए चिंता करनी चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा में कहाँ कहाँ खतरा है, उसको कैसे ठीक करना, सब बातें ध्यान में आती हैं। लेकिन राष्ट्र है क्या? जब तक हम राष्ट्र के जिसको ठीक ढंग से पकड़ नहीं लेंगे तब तक फिर उसकी सुरक्षा की, उसको बचाने की, उसकी अस्मिता की चिंता कैसे करेंगे? पॉलिटिकल साइंस के लोग दो शब्दों की बड़ी चर्चा करते रहते हैं, एक स्टेट और दूसरा नेशन। नेशन का ही शायद हिंदी वालों ने राष्ट्र ट्रांसलेशन कर लिया हो, लेकिन हम स्टेट का ट्रांसलेशन यदि राज्य कर लेते हैं तो नेशन को छोड़िए राष्ट्र शब्द ही प्रयोग करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि में स्टेट का अर्थ देश होता है। यदि पॉलिटिकल साइंस वाले से पूछे ना कि साहब दुनिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वो बताएंगे कि साहब इंडिया है, अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो स्टेट का प्रैक्टिकली अर्थ देश है, और देश जो होता है उसकी सीमा निश्चित होती है। देश की सीमा निश्चित नहीं होती, सब निश्चित होता है। ठीक है कि सीमा पर किसी ने कब्जा कर लिया, 10 साल के लिए उसके कब्जे में आ गई, फिर दूसरे ने छुड़ा लिया, लेकिन मोटे तौर पर जिसकी सीमा निश्चित है वो स्टेट है। मैं कई बार हैरान होता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, जबकि इंडिया इज नॉट यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यूनियन ऑफ प्रोविंसेस है, प्रांतों का संगठन है, देशों का संगठन नहीं है। तो जिसने भी शुरू में बनाया होगा भाई जल्दी में शायद ये ध्यान नहीं रहा। मैं इसलिए ये स्पष्ट कर रहा हूं कि हमें स्टेट और राष्ट्र को पहले डिफरेंशिएट करना है। एक है स्टेट की सुरक्षा,
दूसरी है राष्ट्र की सुरक्षा। क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग हैं? जैसे हिंदुस्तान पर चीन हमला करता है, हम कहते हैं भाई हिंदुस्तान जो देश है, हिंदुस्तान का जो भूगोल है, उस पर संकट आ गया, उसको बचाना है, तो उसके लिए फौज वाले लड़ते हैं, लोग भी लड़ते हैं, उसकी रक्षा भी हो सकती है, कई बार हार भी जाते हैं, लेकिन स्टेट की रक्षा करने का अर्थ है सीमाओं की रक्षा करना। लेकिन राष्ट्र की रक्षा करने का अर्थ भी क्या सीमाओं की रक्षा करना है? क्या राष्ट्र की भी कोई सीमा होती है? मैं एक उदाहरण से जब उदाहरण दूंगा तो शायद मामला ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मैंने शायद अहमदाबाद में जो पहले भी उदाहरण सुनाया होगा, कुछ मित्र जो उस वक्त होंगे तो शायद उनको रेपिटेशन लगे, लेकिन फिर भी सुनाता हूं। मेरे एक मित्र अमेरिका में रहते हैं, पिछले 35-40 साल हो गया, वहीं के सिटीजन हो गए हैं। अब उनके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट नहीं है, अमेरिका का पासपोर्ट है, और जब हिंदुस्तान में आते तो वीज़ा लेना पड़ता है। तो वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं कभी कभी कि बड़ी चिंता करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, हिंदुस्तान को ऐसा करना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए, और पाकिस्तान ऐसा करता है तो तुरंत अटैक कर देना चाहिए। तो शुरू में सुनता रहता था, रात को फ़ोन करते थे, शराब पीकर लंबी बात करते लोग, तो आधा आधा घंटा मैं कई बार टालता भी था, लेकिन उनकी हिंदुस्तान की चिंता देखकर मुझे आनंद आता था कि इतनी दूर रहता है। जब मैं वाइस चांसलर बन गया तो समय थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसका तौर तरीका वही रहा। फिर एक दिन मैंने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, भाई मैं क्या, तुम्हारा हिंदुस्तान से क्या लेना देना है, और जी पाकिस्तान ने तुम्हारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया है, उसकी चिंता कुछ है तुम्हें कि नहीं? तो वो कहता है जी तो बहुत अच्छी बात हो गई, कहता है जी बहुत बढ़िया हो गया, अमेरिका को सबक आ गया। मैं कहा भाई बड़ी हैरानी बात है, तुम अमेरिका के सिटीजन हो, तुम्हारे पास अमेरिका का पासपोर्ट है, हिंदुस्तान में तुम आ नहीं सकते, वीजा लेना पड़ता है, और तुम्हारे देश पर हमला हो गया है और तुम कहते हो बड़ी अच्छी बात है। कहता है अमेरिका को अब पता चला कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में किस प्रकार आतंकवादी भेजता है। अब जब उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, मैंने कहा उसके क्या मतलब, तुम्हारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर? तो वो 2-3 मिनट चुप रहा। कहता आप मुझे बार बार ये क्यों कह रहे हो कि आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर? मैं कहा भाई यू आर अमेरिकन एंड यू आर अमेरिकन सिटीजन। तो उसने 1-2 मिनट सोचने के बाद कहा, कहता है सिटीजन होने से क्या होता है, आई एम अमेरिकन सिटीजन बट इंडियन नेशनल। अब इस बात को आप कैसे पहचानेंगे? वो अमेरिकन स्टेट का सिटीजन है और अपने आप को भारतीय राष्ट्र को कह रहा है, इंडियन नेशनल कह रहा है। इसका अर्थ क्या है कि स्टेट भाई विजिबल है, स्टेट की सीमाएं हैं, दिखाई जा सकती हैं। राष्ट्र जो है वो इनविजिबल है। आप लंका में बैठकर भी भारतीय राष्ट्रीय हो सकते हो और हिंदुस्तान में बैठकर भी भारत के राष्ट्रीय नहीं हो सकते, क्योंकि राष्ट्रीयता मन का भाव है, राष्ट्र मन का कंसेप्ट है। राष्ट्र का जो कंसेप्ट है वो दृश्यमान नहीं है, स्टेट दृश्यमान है। अब हमारी चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा की है जहां स्टेट की सुरक्षा की है? मुझे लगता है दोनों की है। जो शब्द रखा हुआ है, जिन्होंने भी शब्द रखा है, वो मोटे तौर पर दोनों को इसमें शामिल कर रहे होंगे। जहां तक स्टेट की रक्षा का प्रश्न है, मोटे तौर पर तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब स्टेट की सुरक्षा ही माना जाता है। अम्बेडकर ने एक जगह कहा हुआ है कि दुनिया में बहुत से कम देश ऐसे हैं, मैं स्टेट और देश को एक ही शब्द मानकर कर रहा हूं, स्टेट एंड कंट्री सिनोनिमस मानकर बात कर रहा हूं। उसने कहा दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं, बहुत कम स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी सीमाएं नेचर ने बनाई हैं। कि हमारी सीमाएं इधर ऊपर तो भाई हिमालय है, वो भी नेचर ने बनाया, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। तीनों ओर पानी पानी है, समुद्र है, उसमें भी हमारा आपका कोई योगदान नहीं है, वो भी नेचर ने बनाया हुआ है। तो हिमालय भी नेचर का है, नीचे पानी भी नेचर का है, तो सीमा हमारी नेचर ने बनाई हुई है। और अम्बेडकर एक बात और कहते हैं कि इस सीमा की सुरक्षा करना उस स्टेट में रहने वाले लोगों का दायित्व है। अब दायित्व 2 प्रकार का है भाई, एक तो जो स्टेट की सरकार है उसका दायित्व है, लेकिन सरकार भी जब तक लोगों का सहयोग ना होगा तो क्या कर सकती है। लोग कहते हैं ना, हमारे एक सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आर्मी अकेली किसी देश की रक्षा नहीं कर सकती,
यदि उसकी जो लोग हैं, जो सिटीजन है, वो आर्मी को लॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, तभी बहुत सी सरकारें कहती भाई सीमा के आसपास लोगों को बसाओ, और केवल बसाओ मत, लोग उस जमीन से जुड़े रहें और राष्ट्र भाव रखें, ताकि यदि लड़ाई हो तो लोग जो हैं वो आर्मी का साथ दें। तो हिंदुस्तान का जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, स्टेट इसमें कहां तक सफल हुई है। माननीय इंद्रेश जी उदाहरण देकर कहा करते हैं कि पिछले इतने सालों में हिंदुस्तान इतनी बार टूटा है, धीरे 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 खिसकता जाता है, फिर इतना कट गया, ये कट गया, वो कट गया, धीरे धीरे अब लास्ट में जाकर जो लेटेस्ट कटा है वो 1947 में कटा है। तो 1947 में हम स्टेट की सीमाओं की रक्षा क्यों नहीं कर पाए। मैं केवल पाकिस्तान की साइड की बात करता हूं, अभी चीन की बात करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एक हमारी सीमा उधर लगती है, किधर लगती है, क्योंकि चीन का हमला तो 62 में हुआ था, पाकिस्तान तो 1947 में बन गया था। देखिए हिंदुस्तान की थोड़ा हिस्ट्री को खास करके आप इसको 1000 के आसपास से पकड़ना शुरू करिए, क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ था इधर आपके सिंध में, लेकिन उसके बाद 300 साल तक वो आगे नहीं बढ़ सके, 300 साल तक लोगों ने रोके रखा। उसके बाद 1000 सन के आसपास महमूद गजनबी का हमला हुआ, और वो भी किस लिए हुआ कि 700 से लेकर 1000 तक जो 300 साल का समय है, इस समय में अरबों ने सेंट्रल एशिया पर कब्जा किया, वहां के लोगों को कन्वर्ट किया, तुर्क और मंगोल कन्वर्ट हो गए और सारे के सारे मुसलमान हो गए। अदरवाइज ये सेंट्रल एशिया के लोग तो भाई बुद्ध को मानने वाले थे, और मैक्सिमम मूर्तियां बुद्ध की थी वहां। अंबेडकर ने तो एक और बात कही है, कहते ये जो बुद्ध शिकन शब्द आया है, ये बुद्ध शिकन शब्द बुद्ध से आया है। जब अरबों ने सेंट्रल एशिया पर हमले किए तो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी भगवान बुद्ध की, तो उन्होंने बुद्ध तो वो बोल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा बुद्ध, और फिर उनको तोड़ा और बुद्ध शिकन बन गए, तो उन सभी को बौद्धों को कन्वर्ट किया। तो जब वो एक बार इस्लाम में आ गए, फिर तुर्क थे तो उन्होंने फिर हिंदुस्तान पर हमले शुरू किए 1000 के आसपास। ये जो तुर्कों के, मुगलों के, मंगोलों के हमले शुरू हुए, इससे सबसे ज़्यादा सफरर पंजाब रहा। आज शब्द पंजाब चलता है, उन दिनों शब्द पंजाब उस प्रकार से नहीं चलता था। पुराना शब्द इसका सप्त सिंधु है, वेद में चर्चा होती रहती है सप्त सिंधु की। 5 नदियां तो वही हैं जो पंजाब की हैं ही, क्या नाम इसका, सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चनाब है और झेलम है। छठी नदी सरस्वती और 7वीं सिंधु नदी, इनको सातों को मिलाकर वेद में बार बार आता है कि जो सप्त सिंधु का क्षेत्र है। तो हमले भी इधर सप्त सिंधु के क्षेत्र से ही होते थे, और जिस क्षेत्र से हमला होता है मैक्सिमम सफरर भी वही होता है। इसको क्रॉस करके, दिल्ली को क्रॉस करके आगे बढ़ते बढ़ते समय बहुत लगता था, और वापस लौट भी आता है। महमूद गजनवी तो लौट ही आया था, लेकिन ये जो सप्त सिंधु क्षेत्र है इसको उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान जब तुर्कों और मुगलों और अरबों के शिकंजे में फंसा, तो सबसे पहले पंचनद प्रदेश कह लीजिए, पंजाब कह लीजिए, सप्त सिंधु कह लीजिए, ये इलाका सबसे पहले उनके चंगुल में फंसा। और उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान भाई हिस्ट्री वाले यदि और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट थोड़ा गहराई से पकड़ेंगे तो आप देख लेंगे कि लगभग 60% लोग कन्वर्ट हो गए। कुछ इस्लाम पंथ में कन्वर्ट हो गए, कुछ शिया पंथ में कन्वर्ट हो गए, कुछ पहले इस्लाम में हुए बाद में शिया पंथ में कन्वर्ट हुए, कुछ पहले शिया पंथ में कन्वर्ट हुए बाद में इस्लाम पंथ में कन्वर्ट हुए। लेकिन 60% लोग, पूरे का पूरा पख्तूनिस्तान कन्वर्ट हो गया, पूरे का पूरा बलोचिस्तान कन्वर्ट हो गया, आधा अधूरा सिंध कन्वर्ट हो गया, और 60% पंजाब कन्वर्ट हो गया। लेकिन उस कन्वर्शन से नुकसान क्या हुआ? अभी डॉक्टर सुनील जी मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब पंजाब की चर्चा जरूर कर देना। मैं वही अब चर्चा कर रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में उस कन्वर्जन से नुकसान क्या हुआ।
गुरुजी कहा करते थे राष्ट्रांतरण से, मतांतरण से राष्ट्रांतरण हो जाता है। जाने आपने अपना मजहब बदल लिया तो आपकी राष्ट्रीयता भी बदल गई। ये केवल कहने की बात है, जो सचमुच ऐसा होता है। क्योंकि हम जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जब तक एम्पिरिकल स्टडी से ग्राउंड पर जाकर टेस्ट ना कर लें कि क्या सचमुच ऐसा होता है, यदि हमें प्रमाण मिलते हैं फिर तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। यदि नीचे से प्रमाण ना मिलें फिर हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्या नीचे से प्रमाण ऐसे मिले हैं कि मतांतरण से राष्ट्रांतरण हो गया? एक प्रमाण तो मैं दे सकता हूं भाई। आपने सुना ही होगा, उन दिनों बड़ी चर्चा होती थी जब अफगानिस्तान में पहली बार तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी, तो एक अखबारों में खबर छपी थी कि खबर क्या, वो तालिबान ने बामियान नाम के स्थान पर बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी थी, तोप लगाकर तोड़ दी थी, बिल्कुल जर्रा जर्रा नष्ट कर दी। तब अखबारों में बड़ी चर्चा हो रही थी, सब जगह जहां भी हुई होगी अखबारों में, कि देखिए तालिबान बड़े क्रूर हैं, बड़े क्रूअल हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, इन्होंने बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि जो लोग तालिबान को गालियां निकाल रहे हैं वो जानबूझकर मेन मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान क्रूअल हैं, तालिबान क्रूअल हैं, तालिबान ऐसे हैं वैसे हैं, सब जानते हैं इसमें नई बात क्या है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? ये जो बामियान में बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई थीं, ये किसने बनाई थीं? देखिए, इस पर थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। ये बुद्ध की मूर्तियां क्या हिंदुस्तान से लोग बनाने गए थे? जहां से तो भाई कोई नहीं गया था। क्या तिब्बत से आए थे बनाने के लिए कि तिब्बत में भगवान बुद्ध की बड़ी पूजा होती है तो जाकर बामियान में मूर्तियां बना देते हैं? तिब्बत से भी कोई नहीं आया था। क्या मंगोलिया से आए थे? मंगोलिया से भी कोई नहीं आया था। ये लोग अफगानिस्तान के ही थे जिन्होंने बुद्ध की वो मूर्तियां बनाई थी। और अब तोड़ कौन रहा था? अफगानिस्तान के लोग तोड़ रहे थे। यानी जिन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाई थी उन्हीं के बच्चे बुद्ध की मूर्तियां तोड़ रहे थे। जिन्होंने बनाई थी उनके मन में बुद्ध बैठे हुए थे, इमोशनली वो बुद्ध से जुड़े हुए थे, बुद्ध उनकी दृष्टि में पूज्य थे, और उसका बेटा जो है वो बुद्ध को तोप से उड़ा रहा है। तो दोनों में ऐसी कौन सी चीज बदली कि जो उसके पिता के भीतर राष्ट्रीयता थी वो उसके बेटे के भीतर सूख गई? अब भाई हम उसको चेक करते हैं कि साहब कौन सी चीज बदली। अफगानिस्तान में जाकर घूम फिर कर देखिए, जिसने मूर्ति बनाई वो भी पश्तो बोल रहा था और जो तोड़ रहा है वो भी कम वक्त पश्तो ही बोल रहा है। जिसने बनाई थी वैसे कपड़े वो पहन रहा था, जो तोड़ रहा वैसे कपड़े वो सलवार जैसी वो पहनता है। नदियां भी वही हैं, पहाड़ भी वही हैं, हवा भी वही है, लैंग्वेज भी वही है, वेशभूषा भी वही है, खान पान भी वही है। फिर ऐसा क्या बदल गया कि बाप की निशानी को बेटा इतना गुस्से में है कि बाप के बाकी सामान को तो घर से निकाला, जो थोड़ी बहुत निशानी बची हुई थी उसको मटिया मेट कर देना चाहता है। एक ही बदली बात, मजहब बदल गया। यानी मजहब के बदलने से राष्ट्रांतरण हो गया। जो राष्ट्र भाव बाप के हृदय में था, मैंने कहा कि राष्ट्र भाव इनविजिबल होता है, विजिबल नहीं होता। जो राष्ट्र भाव बाप के हृदय में था वो राष्ट्र भाव बेटे के हृदय से समाप्त हो गया, उसके हृदय में नया राष्ट्र भाव आ गया है। वो कहते हैं कई बार कि शरीर वही है, आत्मा बदल गई है। कई बार रहता है ना, अखबारों में खबर आती कि आदमी मर गया था, मरने के बाद वो लेकर जा रहे थे वहाँ क्या नाम इसका शमशान घाट में, तो अचानक जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया तो बातें बड़ी अजीब अजीब कर रहा है, गुजराती की जगह तमिल बोल रहा है। तो किसी ने कहा भाई शरीर वही, आत्मा कोई और आ गई है। तो राष्ट्रीयता आत्मा होती है, तो शरीर वही। देखिए ये जो लोग बुद्ध की मूर्ति तोड़ रहे थे ये कोई बाहर से थोड़ा आए हुए थे, बायोलॉजिकली इन कंटिन्यूटी वो इन्हीं के बेटे थे।
बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी इज देयर, लेकिन राष्ट्रीयता की कंटिन्यूटी टूट गई है, वो आत्मा निकल गई है। अफगानिस्तान वही है, जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान वही है, नदियां वही है, दरिया वही है, पहाड़ वही है, भाषा वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आत्मा निकल गई है। पंडित जी इसको चिति कहा करते थे, क्या नाम, दीनदयाल उपाध्याय जी इसको चिति कहते थे। तो ये जो सब सिंधु का क्षेत्र था, धीरे धीरे इसमें से आत्मा निकल गई है। और जब आत्मा निकल गई भाई, तो फिर उन्होंने कहा हम इसके साथ रहना भी नहीं चाहते। उन्होंने कहा भाई हम अपने भाइयों के साथ नहीं रह सकते। फिर उसके दो ही तरीके हैं कि भाई आप नहीं रह सकते जाओ, जहां रह सकते हो वहां चले जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं जाएंगे तो नहीं, तोड़कर जाएंगे। अब ये जो भूगोल को तोड़ने का काम था, इसकी रक्षा की जानी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? इसकी रक्षा का दायित्व किस पर था? अब बहुत लोग कहते हैं कि साहब देखिए अंग्रेज तानी कर गए, अंग्रेजों ने ये पार्टीशन कर दी और ये बड़ी गड़बड़ कर दी। मुझे बताइए, देश के स्टेट के भूगोल की रक्षा का दायित्व अंग्रेजों पर होता है या हम पर होता है? अम्बेडकर ने इसको और ढंग से कहा है। वैसे जो मैंने शुरू में बात की, अम्बेडकर उसी ढंग से बात करते हैं। अम्बेडकर की किताब आप जरूर पढ़ें, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उसमें उसने यही बात लिखी है जो मैंने कही है। उसने कहा हिंदुस्तान का ये जो अंग है, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, ये अंग एक प्रकार से इमोशनली राष्ट्रभाव से हिंदुस्तान से टूट चुका है। तो टूट चुका है तो फिर उसको अलग होने का भी अधिकार है। और एक बात उसने और कही, ये टूटा कैसे, इसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। टूटा जाने चिति कैसे बदल गई, राष्ट्रीयता अंदर से कैसे बदल गई, इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। प्रिय मित्रों, हिंदुस्तान के इस हिस्से को हिंदुस्तान से अलग करने का जो बड़ा जिम्मेवारी है, मैं समझता हूँ वो उन लोगों पर है जिनको अंग्रेज जाते जाते सत्ता दे गए थे और वो देश की सुरक्षा करने में असफल हुए, स्टेट के भूगोल की सुरक्षा करने में सफल हुए। इसको जानने के लिए आप राममनोहर लोहिया की एक किताब पढ़िए, भारत विभाजन के दोषी कौन। जिन दिनों हमारे वो शिक्षा मंत्री थे ना, पहले भाई क्या नाम उनका था, अबुल कलाम आज़ाद, उसने एक किताब लिखी थी, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी एक दो बार रहे थे। उसने एक किताब लिखी थी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, और उसने लिख दिया, उसके बाद एक नोट लगा दिया, शायद अपने घर वालों को कहा कि इस किताब के 30 पन्ने जो हैं वो अभी ना छापे जाएं, वो मेरे मरने के 30 साल बाद छापे जाएं। तो किताब छप गई, उसमें 30 पन्ने नहीं थे। जब आज़ाद साहब को सुपुर्दे खाक हुए 30 साल हो गए, तो वो पन्ने निकाले गए भाई, वो पैक्ट बंद करके सील लगा कर रख गए थे, वो पन्ने निकाले गए और जब खोले गए, नया एडिशन किताब का छपा, वो छापे गए। तो उस किताब को पढ़कर राममनोहर लोहिया ने कहा मुझे इसका जवाब देने की जरूरत पड़ गई है, यदि मैं जवाब नहीं दूंगा तो भारत विभाजन के दोषी कौन पकड़ में नहीं आएंगे। उसने कहा कि जो देखिए, जब मोटे तौर पर अंग्रेजों ने फैसला कर लिया कि डिवीजन होना चाहिए, तो उन्होंने कांग्रेस वालों को कहा कि आप अपनी वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास करो कि हम डिवीजन से सहमत हैं। तो कांग्रेस के पास दो ऑप्शन थे भाई, या तो प्रस्ताव पास कर देते और झगड़ा खत्म करते, देश टूटे से टूटे, या फिर प्रस्ताव ना पास करते फिर और लड़ते। शायद 25-30 साल बाद अंग्रेज चले जाते, शायद उसी वक्त भी चले जाते, क्योंकि माननीय सुदर्शन जी तो बार बार कहा करते थे कि कुछ लोगों को वहम है कि इसके कारण देश आज़ाद हो गया, उसके कारण देश आज़ाद हो गया। देश तो इसलिए आज़ाद हो गया कि मिलिट्री कंट्रोल से बाहर हो गई थी। ये मुंबई में तो नेवी वालों ने, क्या नाम, नौसेना वालों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये जो मिलिट्री को विद्रोह करने की चिंगारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध में चला गए थे, वो चिंगारी 47 तक आते आते थोड़ी बढ़ गई थी और यूरोप में अंग्रेजों की ताकत कम होती जा रही थी। इसलिए परिस्थिति ऐसी बन रही थी कि अंग्रेज जाते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को कहा कि रेजोल्यूशन पास करो। और
कांग्रेस की जो लास्ट वर्किंग कमेटी हुई उसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम भारत विभाजन का समर्थन करते हैं, और राम मनोहर लोहिया उस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने आंखों देखा हाल लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ राम मनोहर लोहिया की वो किताब जरूर पढ़िए आप। उसने कहा, उसमें महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी भी भाई गुजरात के ही थे। तो वो लिखते हैं राम मनोहर लोहिया कि जब नेहरू ने शुरू किया कि मोटे तौर पर स्थितियां ऐसी हो गई हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया है, हम मोटे तौर पर सहमत हैं कि देश को बांट देना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में पहली चिंगारी तो वहीं लग गई थी। तो कहते जब उसने, नेहरू ने 5, 10, 15 मिनट बताया होगा, अपने आर्गूमेंट दिए होंगे, तो कहते गांधी ने पूछा कि आप लोगों ने ये डिसीजन मुझे बिना पूछे ले लिया, इतनी बड़ी बात है, आपने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। तो कहते नेहरू ने झुंझला कर कहा कि आपको कहाँ ढूंढते रहे, आप तो घूमते रहते हो, और ये दिल्ली में इमीडिएटली डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये पॉलिटिकल चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं, ये तो क्षण क्षण में स्थितियां बदलती हैं, हमें निर्णय लेना होता है। आप पता नहीं नौखली में घूमते हो, कभी कहीं घूमते हो, कभी कहीं घूमते हो, आपको कहाँ पूछें। तो राम मनोहर लोहिया लिखते, राम मनोहर लोहिया नेहरू गांधी जी के बड़े गहरे शिष्य थे। तो लोहिया लिखते हैं कि गांधी जी समझ गए कि इन्होंने मामला सेट कर दिया है और मुझे साइड में कर दिया है। तो फिर जिसने विरोध किया खड़े होकर, वो थे पख्तूनस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान। उसने गांधी को कहा, नेहरू को तो उसने शायद कुछ नहीं कहा, उसने कहा हम एक एक इंच आपके साथ मिलकर चलते रहे और आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया। तो गांधी तो बेचारे क्या जवाब देते। तो गांधी ने फिर एक सुझाव दिया। देखिए गांधी, राम मनोहर लोहिया ने उस पर टिप्पणी भी की है। गांधी ने कहा ठीक है, यदि आप लोगों ने फैसले कर लिए कि देश को बांटना ही है, तो आप ऐसा करो, लॉर्ड माउंटबेटन से बात करो कि इन प्रिंसिपल हम सहमत हैं कि देश को बांट देंगे, लेकिन अंग्रेज चले जाएं, हम फिर आपस में बैठकर बांट लेंगे। तो कहते खान अब्दुल गफ्फार खान का भाई खड़ा हो गया। देन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको कहते थे उन दिनों, आजकल उसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। वो खड़ा हो गया, उसने कहा गांधी जी ये कैसे पॉसिबल है, हिंदू मुसलमान आपस में कैसे बांट सकते हैं, वो तो लड़ते रहेंगे। तो कहते गांधी जी तो चुप हो गए। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने टिप्पणी की हुई है कि गांधी बढ़िया था, वो जानता था कि हम तो बांट ही नहीं सकते, अंग्रेज चले जाएं तो मामला गया। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान तो बेचारा पठान था, वो इतनी लंबी कैसे सोचता। और नेहरू एंड कंपनी ने देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में एक प्रकार से, गद्दारी शब्द तो शायद बहुत सख्त होगा भाई, मैं उसका प्रयोग नहीं करता, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी असफलता की है, एक प्रकार से कहना चाहिए। और उन्होंने इसको एडमिट भी किया। बाद में किसी ने पूछा नेहरू से कि आप लोगों ने ये क्या किया, उसने कहा नहीं, डिवीजन टल सकती थी, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो सकती थी, लेकिन तब हमें शायद 25-30 साल और जेलों में लगाने पड़ते। लेकिन हमारी उम्र इतनी हो गई थी, हम में से कोई भी इतने लंबे अरसे तक जेलों में जाने के लिए तैयार नहीं था। और किसी ने गांधी से भी बाद में पूछा कि उनको तो प्राइम मिनिस्टर बनना था, आपने तो कुछ नहीं बनना था, आप पीछे क्यों हट गए। गांधी ने कहा जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सेना भाग गई थी और मैं उम्र के उस चौराहे पर पहुंच गया था कि नई सेना खड़ी नहीं कर सकता था। और हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा में वो लोग जिनको सत्ता दी जा रही थी वो उस सुरक्षा करने में असफल रहे। लेकिन मामला यहीं खत्म हो जाता, तब कोई बड़ी बात नहीं थी। असली बात तो उसके बाद शुरू हुई। अंग्रेज जानते थे कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है यदि हिंदुस्तान में रही तो पाकिस्तान बनाने का पर्पस खत्म हो जाएगा। जिस पर्पस के लिए हम पाकिस्तान बना रहे हैं, हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए, हिंदुस्तान की सीमाओं को तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए, वो दोनों ही पर्पस डिफीट हो जाएंगे।
यदि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में रहा तो हो सकता है कल पाकिस्तान फिर हिंदुस्तान में शामिल हो जाए। और नंबर 2, यदि कश्मीर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला गया तो पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकेगा। जो उसने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी जो संस्मरण है उसमें लिखा हुआ है, उसने कहा मुझे पता था पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान में ज़्यादा देर नहीं रहेगा, लेकिन मैं पश्चिमी पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग एंड वाइबल कंट्री बनाना चाहता था, बिकॉज इट वॉज माई क्रिएशन। वो तभी संभव था यदि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाए, क्योंकि उसका कारण देखिए, जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है खैबर पख्तूनख्वा से, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग को हराया था। 1946 में जब इलेक्शन हुए थे तो इशू यही था कि पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा। कांग्रेस कह रही थी नहीं बनेगा और मुस्लिम लीग कह रही थी बनेगा। और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए, मुस्लिम लीग हार गई और कांग्रेस जीत गई। जिस इलाके में 99% मुसलमान थे, उस इलाके में मुस्लिम लीग हार गई, कांग्रेस जीत गई। अब यदि वो खैबर पख्तूनख्वा जम्मू कश्मीर के साथ जो लगता है, यदि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ आता तो खैबर पख्तूनख्वा तक हमारी सीमा जाती, और हो सकता कुछ दिनों के बाद दोनों मिल जाते और पाकिस्तान खत्म हो जाता है। इसलिए अंग्रेज पाकिस्तान की सीमाओं की रक्षा करना चाहते थे, और हमारे लोग जिनके हाथों में सत्ता चली गई थी वो भी इनडायरेक्टली उन्हीं की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। अभी मेरे परिचय में किसी ने बताया कि अग्निहोत्री ने जम्मू कश्मीर पर 2-3 किताबें लिखी हैं। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के रियासत के राजा थे, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। लॉर्ड माउंटबेटन उन पर प्रेशर डाल रहा था पाकिस्तान में जाने के लिए। ही रिफ्यूज टू गो टू पाकिस्तान, और हिंदुस्तान में आना चाहते थे। हिंदुस्तान में नेहरू उसको आना नहीं देना चाहता था। नेहरू की एक ही शर्त थी, सबसे पहले शेख अब्दुल्ला को पावर ट्रांसफर कर दो। उसने कहा भाई मैं हिंदुस्तान में शामिल हो रहा हूं, उसके बाद इलेक्शन हो गए, जीत गया सो जीत गया, जो जीत गया। आपके गुजरात में इतनी रियासतें हिंदुस्तान में शामिल हुई, जूनागढ़ की हुई, जे हुई, वो हुई, पता नहीं कितनी हुई, बाद में इलेक्शन हुए, राजे भी जीत गए, दूसरे भी जीत गए। उसने कहा भाई बाद में इलेक्शन हो जाएंगे, जो जीत गए। नेहरू ने कहा नहीं, आपको शामिल तब करेंगे यदि शेख अब्दुल्ला को पावर दोगे। और पाकिस्तान ने इसका लाभ उठाया। पाकिस्तान ने कहा, अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। और जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो हमारे लिए स्ट्रेटजिकली, अभी चतुर्वेदी जी नहीं आए भाई, नहीं तो वो आपको सही ढंग से बताते, पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो सुरक्षा की दृष्टि से हिंदुस्तान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और नेहरू ने भारतीय सेना को वो हिस्सा रिकवर करने नहीं दिया। और जब हिंदुस्तान की सेना उधर को बढ़ रही थी तो सीज फायर कर दिया। वो हिस्सा था गिलगित का। गिलगित यदि हमारे पास रहता तो आज सेंट्रल एशिया के साथ वाया अफगानिस्तान हम लैंड रूट से जुड़ जाते हैं। और नेहरू की एक चिट्ठी है जो मैंने अपनी किताब में छापी है, उसने अपनी सिस्टर को लिखी हुई, विजय लक्ष्मी पंडित को, कि यदि कहीं मुझे लास्ट में पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर समझौता करना ही पड़ा तो मैं गिलगित पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हूं, कश्मीर बिल्कुल नहीं दूंगा। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मतलब स्टेट की भूगोल की सुरक्षा के लिए गिलगित सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन उन्होंने गिलगित नहीं दिया। प्रिय मित्रों, इसमें एक जो मुझे भाई कहा गया कि 40 मिनट में आपने अपना ये सारा काम खत्म करना है, और लगभग मुझे लगता है 5-10 मिनट बचे हैं, तो मैं इसको समेटने की कोशिश करता हूँ। बाकी मामला कल फिर मैं बात करूँगा। इसमें एक जो बात हमारे ध्यान में, जो अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, या स्टेट की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पाकिस्तान के सारे मूवमेंट में कि पाकिस्तान बढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान की सीमाएं तोड़नी चाहिए, कब्जा करना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से ही पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थी। अब वो बड़ी हैरानी की बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी क्यों पक्ष में थी, इसकी थोड़ी गहराई से स्टडी करिए। कार्ल मार्क्स 2 चीज़ों को लेकर बार बार कहता है, वो कितना ठीक है कितना गलत मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता, कि एक गरीब है एक अमीर है। यदि साधारण भाषा में बात की जाए, उसने तो बड़े बड़े टेक्निकल शब्द बड़े बड़े लिखे हुए हैं, हम इसको पंजाबी हिंदी में सिंपल, एक है गरीब हैं एक अमीर हैं, और उसने कहा एक हैव्स हैं एक हैव्स नॉट हैं। कम्युनिस्टों ने जब हिंदुस्तान को लेकर एनालिसिस किया तो उनको लगा मुसलमान हैव्स नॉट में आते हैं और हिंदू हैव्स में आते हैं, तो हमें तो हैव्स नॉट की मदद करनी चाहिए।
यदि हैव्स नॉट का एक अलग देश बन जाए तो हमारे कब्जे में आ जाएगा, और पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ गया तो रूस के साथ मिलता है अफगानिस्तान से होकर, तो फिर रूस इधर आएगा और फिर पाकिस्तान पर रूस का हो जाएगा, फिर आगे हिंदुस्तान पर भी कब्जा हो जाएगा। इसलिए कम्युनिस्टों ने, और आप हैरान होंगे थोड़ा उसको गहराई से देखेंगे, जब पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके जो 5-6 बड़े आइडियोलॉग थे, मुसलमान थे, एक फारूकी था, कुछ और थे, उनको पाकिस्तान भेजा। किस लिए? कि अब वहाँ जाकर डट जाओ, स्टेट बन गई है और उसमें 10-15 साल काम करो, लोगों को ऑर्गेनाइज करो, वहाँ रिवोल्ट हो जाएगा, सरभारा की क्रांति हो जाएगी और सरभारा वहाँ कब्जा कर लेगा, एक लाल झंडा वहाँ लहराना शुरू कर देगा। लेकिन वो इतना नहीं समझ पाए कि जो मुस्लिम लीग उनको यूज़ कर रही है, जब उनका पर्पस पूरा हो जाएगा वो सबसे पहले उन्हीं को मारेंगे। और साल के अंदर अंदर जिनको भेजा तो सब वापस आ गए। उन्होंने कहा भाई साहब थोड़ा धोखा लग गया, वहाँ ऐसा मामला है नहीं जैसा आप समझ रहे थे, वो सरभरा कुछ नहीं, वो और मामले प्रकार के लोग हैं। उसके बाद कम्युनिस्टों ने कश्मीर को पकड़ लिया, शेख अब्दुल्ला के में चिपक गए, शेख अब्दुल्ला के साथ, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को बीच में बीमारी लग गई थी कि आज़ाद देश बन सकता है और अंग्रेजों को भी सूट करता था। कम्युनिस्टों को लगा कि पाकिस्तान तो गया हाथ से, लेकिन कश्मीर यदि आज़ाद देश बन जाता है तो इंडिया का एक हिस्सा कम्युनिस्ट देश बन जाएगा, फिर आगे बढ़ा जा सकता है। आप उन दिनों की कश्मीर की हिस्ट्री पढ़िए, जितने हिंदू कम्युनिस्ट थे वो सब शेख अब्दुल्ला के साथ थे, वो किताबें लिखते थे। वो प्रेमनाथ बजाज की तो 15 किताबें इसी प्रकार की, पाकिस्तान में जाना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए, फलाना करना चाहिए, और शेख अब्दुल्ला उनको यूज़ कर रहा था। और जब शेख अब्दुल्ला के पास पावर आ गई, उन्होंने जो हरिकृष्ण सिंह सुरजीत जो थे, इनको कश्मीर से भगाकर निकाला और कम्युनिस्टों की हालत खस्ता कर दी। आज वो सब कम्युनिस्ट और उनके चेले चांटे जम्मू में धक्के खा रहे हैं। यानी भारत की सीमाओं को तोड़ने में जिन्होंने देश का विभाजन करवाया उनकी तो वो है ही हिस्सेदारी, लेकिन उसके बाद कम्युनिस्टों की उससे बड़ी हिस्सेदारी है। और अब जो आजकल पंजाब में हो रहा है, इसमें भी कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा हाथ है। आप हैरान होंगे, जिन दिनों पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ था, और उसमें मैक्सिमम लोग कौन थे जो पंजाब की हिस्ट्री को थोड़ा अच्छी तरह जानते हैं, आतंकवाद से पहले नक्सलवाद शुरू हुआ था पंजाब में। मैं तो उन दिनों बीएससी का स्टूडेंट था और हमारा ही जो एरिया था वो सबसे ज़्यादा नक्सलवादी एरिया माना जाता था। और जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को डीएवी कॉलेज जलंधर वाले एडमिशन नहीं देते थे कि ये नक्सलवादी एरिया के लोग हैं। तो जब नक्सलवाद खत्म हुआ जाने मूवमेंट को सरकार ने दबा दिया, जब ये आतंकवाद का रेडिकलिज्म का मूवमेंट शुरू हुआ तो 90% जो नक्सलाइट थे वो इस आंदोलन में चले गए। पर्पस इतना ही था जो पाकिस्तान वाले मामले में था कि अंदर घुसकर जो शेल के अंदर घुस जाओ, अंदर से कब्जा करो, शेल टूटेगा तो हमारे कब्जे में आ जाएगा। पहले उन्होंने पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट किया, फिर कश्मीर में एक्सपेरिमेंट किया, अब वो त्रिपुरा बंगाल से निकल चुके हैं, कांग्रेस में भी घुसकर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब लास्ट अपनी लड़ाई वो पंजाब में लड़ रहे हैं। पंजाब में ये सारा जो मूवमेंट चला हुआ है, इसके भीतर कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी है। प्रिय मित्रों, मुझे लगता है कि सीमाओं की रक्षा में जो कोताही उस वक्त हुई थी और अभी भी पंजाब को लेकर हो रही है, लेकिन चलिए पंजाब को लेकर जो कम्युनिस्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री हमारी गवाह है कि कम्युनिस्टों को इस मेथडोलॉजी में कहीं सफलता नहीं मिली, ना पाकिस्तान में मिली, ना कश्मीर में मिली। पंजाब में दे आर फाइटिंग फॉर दी कॉज, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें फेल होंगे। जहाँ भी कम्युनिस्टों ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें वो सफल रहे। मैं साल भर ईरान में था जिन दिनों जो खुमैनी आए थे और शाह भागे थे, बहुत बड़ा मूवमेंट था। और आप हैरान होंगे उस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ईरान, उसको फारसी में तूदेह कहते हैं। और खुमैनी ने उनको बहुत यूज़ किया। जब खुमैनी का कब्जा हो गया, सबसे पहले जिनको उसने मारा वो तूदे के लोग थे। कम्युनिस्ट पार्टी ईरान का प्रधान, उसके सेक्रेटरी, उसके जे कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता, और शरेआम खड़े करके गोलियां छुड़ा दिया। कम्युनिस्टों का ये जो एक्सपेरिमेंट है भीतर से घुसकर
अभी तक वो कामयाब नहीं हुए, अब वो अपनी लास्ट लड़ाई पंजाब में लड़ रहे हैं, इसमें वो कामयाब होंगे मुझे डाउट है, इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, एक मैं बात अपनी लास्ट कह के बाकी बातें कल करूंगा, क्योंकि लगभग अभी जो हो चुका है, जो पाकिस्तान बन गया है, हमारी सीमाएं टूट गई हैं, क्या इसको हम दोबारा पकड़ में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा का मतलब केवल इतना ही नहीं होता जो हमारे पास है उसकी रक्षा करें, जो हमसे छीन लिया गया है उसको कैसे वापस लाएं, ये भी सुरक्षा का हिस्सा है। और जब तक हमारी नेचुरल सीमाएं, जैसे अम्बेडकर ने कहा है, वहां तक हम नहीं पहुंच जाते, तब तक तो असुरक्षित है ही मामला। क्या इन सीमाओं की हम दोबारा रीगेन कर सकते हैं? क्योंकि जब तक रीगेन नहीं होगा तब तक सुरक्षा नहीं हो सकती। इस पर एक बहुत पुरानी 1900 शायद 35 का एक चिट्ठी है लाला हरदयाल की। लाला हरदयाल ने एक चिट्ठी लिखी हुई है प्रताप अखबार में। लाला हरदयाल भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थे, पंजाब के थे। उसने लिखा हिंदुस्तान की सुरक्षा का, खास करके मैं जिस हिस्से की बात कर रहा हूँ पंजाब के हिस्से की, जहाँ सप्त सिंधु हिस्सा कह लीजिए, नॉर्थ वेस्ट कह लीजिए, पश्चिमोत्तर भारत कह लीजिए, उत्तरापथ कह लीजिए, पंचनद कह लीजिए, सब एक ही चीज़ के शब्द हैं। उसने कहा इसकी सुरक्षा का एक ही तरीका है कि हमें अफगानिस्तान को दोबारा हिंदू फोर्ड में लाना पड़ेगा। तो उसका जवाब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। अम्बेडकर ने अपनी वो थॉट्स ऑन पाकिस्तान में जो लेटर कोट किया हुआ है, अम्बेडकर ने उसका जवाब दिया हुआ है। कहता है लाला जी की इच्छा तो भाई बहुत बड़ी है और बहुत बढ़िया है कि उनको लाना चाहिए। यदि भाई अफगानिस्तान यदि हिंदू बन जाएगा तो फिर हमारा अफगानिस्तान का सेंट्रल एशिया झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो लेकिन उसने कहा, अम्बेडकर कहते वेदर इट इज पॉसिबल। उसने ना पॉसिबल होने के अम्बेडकर ने कई कारण गिनाए हैं, लेकिन एक कारण उन्होंने बड़ा जबरदस्त दिया है। उसने कहा उस मोहल्ले में जाने के रास्ते हजार हैं, वापस आने का रास्ता कोई नहीं है। एक बार जो उस मोहल्ले में चला जाता है तो ना तो उस मोहल्ले वाले वापस आने देते हैं, यदि गलती से आ जाए तो ये मोहल्ले वाले भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो दीवार है इसको तोड़ने का यदि हो जाए तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। लेकिन मैंने क्योंकि ये प्रसंगबद्ध बात आई, मैं और बात करना चाहता हूँ। ये जो पाकिस्तान बन गया है, हमारी सीमाओं पर आघात हुआ है, हमारा एक हिस्सा टूट गया है, क्या इसको हम रीगेन कर सकते हैं? पीछे माननीय मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसको लेकर देश भर में थोड़ा हल्ला गुल्ला भी हुआ, अपने लोगों में भी थोड़ा चर्चा शुरू हुई। मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं इनका डीएनए तो हमारा डीएनए एक ही है, इसमें नई बात क्या है? तो बहुत लोगों ने कहा देखो जी कैसी बात करती है। आप एक नाम बार बार सब लोग सुनते ही होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी का जो चीफ था वो बाजवा था, और हमारे पंजाब प्रदेश में कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो भी बाजवा है। तो भाई ये भी बाजवा है, वो भी बाजवा है, तो डीएनए तो एक ही होगा फिर। इसलिए डीएनए अलग तो नहीं हो सकता कि वो सुबह उठकर सतनाम वाहेगुरु गाता है और दूसरा सुबह उठकर बिस्मिल्लाह गाता है, कलमा पढ़ता है। इतने से डीएनए थोड़ा चेंज हो जाएगा, डीएनए तो एक ही होगा। पाकिस्तान में जितने लोग हैं उनमें से ज़्यादा का डीएनए हमारे साथ मिलता ही है। मतलब अग्निहोत्री हिंदू रह गया, अग्निहोत्री का भाई मुसलमान हो गया, कारण जो मर्जी हो, लालच से डर से जैसा मर्जी हो गया। लेकिन अब क्या हो सकता है? मोहन भागवत जी ने भाई वो जिसको कहते हैं सूत्र रूप में बात तो कर दी है, लेकिन अब उसका भाष्य क्या है, टीका क्या है, उसकी व्याख्या क्या है? मैं इसकी एक उदाहरण से व्याख्या करूंगा। कई बार क्या होता है कि शरीर के किसी हिस्से को अधरंग हो जाता है, अधरंग कहते हैं अंग्रेजी में कि पैरालाइसिस हो जाता है। बाकी शरीर तो ठीक ही रहता है। मान लीजिए मेरी ये भुजा को अधरंग हो गया तो भुजा कम वक्त गड़बड़ करती है, पर ये चलने से इनकार कर देती है, रहती ये शरीर का हिस्सा ही है। मतलब मान लीजिए भुजा को अधरंग हो गया हो, मुझे दूर से लोग जो देखेंगे कहेंगे तो यही अग्निहोत्री जी की बाँ है, अग्निहोत्री जी की भुजा है। अब जी अग्निहोत्री को पता है कम वक्त भुजा बाहर ज़्यादा है, काम करती नहीं, चलाने की कोशिश करता हूँ तो हिलती नहीं।
ऊपर से ऑर्डर नहीं आता हिलने का भाई। डॉक्टर सुनील जी बैठे हैं भाई, डॉक्टर तो जानते हैं कि ऑर्डर ऊपर से आता है तब हिलता कम वक्त, नहीं तो हिलते नहीं। अधरंग हो गया तो ऑर्डर आना बंद हो गया, इसने झगड़ा बंद कर दिया चलना, है हिस्सा ही। यदि मैं इनसे पूछूं कि सुनील साहब ये मर गई है क्या, नहीं डॉक्टर साहब कहते मरी नहीं, खून वगैरह जाता है इसमें। अब कम वक्त खून भी जा रहा है, मरी भी नहीं है, काम भी नहीं कर रही, ये है क्या भाई। तो हम लोग भारत को भारत माता कहते रहते हैं, चित्र भी लगाया हुआ है, और जब मौका मिलता है भारत माता की जय भी कहते हैं। तो हम तो फिर भारत को मतलब मिट्टी का देश नहीं मानते, हमने तो उसका जिसको कहना चाहिए मानवीकरण कर लिया है, उसको जीवित ही मानते हैं। कि जहाँ ये प्राण प्रतिष्ठा का कंसेप्ट भी प्रैक्टिकल यही है, जब हाँ क्या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति तो पत्थर की भाई, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मान लिया जाता है अब ये जिंदा है। तो भारत कुछ लोगों के लिए तो केवल जमीन है, और कुछ लोगों के लिए भारत में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब वो मां बन गई है। तो मां का एक अंग अधरंग से ग्रस्त हो गया है, पैरालाइसिस से ग्रस्त हो गया है, तो क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है। कहते भाई साहब अब तो नहीं है, वो ये मां भुजा मर गई है, नहीं भाई साहब मरी तो नहीं। अब फिर सारा वही गड़बड़ हो रही भाई। तो फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब फिर कुछ इलाज बताइए क्या किया जाए। अब मेरे टांग में हाई वो क्या हमारे हिमाचल में कहते हैं जनेऊ निकलाया है, वो हर पीस निकलाया था, उसका इलाज तो उन्होंने मुझे बता दिया कि 3 महीने डॉक्टर साहब गोलियां खाओ ठीक हो जाएगा। अब ये अधरंग बड़ा भी भाई, ये कहते डॉक्टर साहब इसका इलाज तो कोई नहीं, वो फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी करते रहो, कुछ गोली बट्टी है जी ना, गोली बट्टी कोई नहीं, फिजियोथेरेपी करते रहो। अब भाई जिस माँ के एक हिस्से को अधरंग हो जाए, यदि तो उसका बेटा मातृभक्त है, फिर तो शुरू कर देगा फिजियोथेरेपी। अब 6 महीने फिजियोथेरेपी करता रहेगा, माँ गालियाँ देगी, माँ भी दुखी हो जाती है, जब आता है टांग बाँ हिलाना शुरू कर देता है, वो फिर गुस्से में होगी भटो मैं मर जाऊँ ठीक है, छोड़ो मेरे जैसा मैं जैसी मैं हूँ वैसी हूँ, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे नहीं जरूरत। लेकिन जो तो बेटा भाई ऐसा ही है, वो तो जाकर मोहल्ले में बता देगा मैं क्या करूं भाई, फिजियोथेरेपी करता हूं, माँ गालियां देती, मैं अब क्या करता रहूं। और जो मातृभक्त होता है वो गालियां भी बर्दाश्त करता रहता है, माँ की बाँ नहीं छोड़ता, बार बार हिलाता रहता है। और फिर जब डॉक्टर 2-3 साल बाद देखता है, वो कहता है भाई आपने कमाल कर दिया, माँ की तो बिल्कुल बाँ ठीक हो गई। कहते डॉक्टर साहब 3 साल लगातार फिजियोथेरेपी कराई, गालियां भी सुनता रहा लेकिन पीछे नहीं टला। तो जो तो गालियां भी सुनता रहता है पीछे नहीं टलता, उसकी माँ की बाँ ठीक हो जाती है। और भाई जो 4 दिन की गालियों से खुद भी गालियां निकालना शुरू कर देता है, वो माँ भी गई बेटा भी गया। पाकिस्तान जो है ये भारत माता के एक हिस्से को अधरंग हो गया है। अब आदमी की उम्र 70-80 साल होती है, तो उसकी बाँ को भुजा को 3 साल फिजियोथेरेपी करवाओ तो ठीक हो जाती है। अब देश की उम्र भगवान की दया से शायद लाखों साल होती है, हमारे जहाँ तो वैसे भी थोड़ा 1-2 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं करता। तो देश की उम्र 1-2 लाख तक होती है, उसके किसी हिस्से को अधरंग हो गया है, सीमा सुरक्षित नहीं रही है, भूगोल को अधरंग हो गया है, तो करवाओ फिजियोथेरेपी। फिर भाई लोग पूछते डॉक्टर साहब कितने साल करवानी पड़ेगी, ये तो मैं क्या भाई डॉक्टर मोहन भागवत जी बताएंगे 10 साल 20 साल 30 साल 2000 करो। फिजियोथेरेपी करवाते रहेंगे तो सीमा दोबारा सुरक्षित हो जाएगी, फिजियोथेरेपी बंद कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे करने का काम यही है, फिजियोथेरेपी करवाते रहना। बाकी भाई आर्मी तो अपना काम करती है जितना हो जाए, लेकिन हम जो भारत के नागरिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो शायद लिखा हुआ हम भारत के लोग, हम भारत के जो लोग हैं, और ख़ास करके उन लोगों को जिन्होंने भारत के भूगोल में भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको भारत माता बना दिया है, उनकी ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा है। फिजियोथेरेपी करवाते रहो भाई, हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।